Hello everyone. Today we are going to start chapter number 1 of class 6 history textbook what, where, how and when. जिसका मतलब होता है what का मतलब होता है क्या, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे और when मतलब कब. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है. अब आप समझ ही गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं. पर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं राशिदा का क्या क्वेश्चन है. राशिदा बैठी हुई पढ़ रही थी न्यूज़पेपर और एकदम से उसकी आंख एक हेडलाइन पे पड़ी जहाँ पे लिखा हुआ था 100 ईयर अगो. मतलब कि वो जो आर्टिकल था वो 100 साल पहले की किसी चीज़ को रिफ़र कर रहा था. ठीक है, तो राशिदा ने सोचा कि कैसे पता लगता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. तो ये चैप्टर भी उसी का बेस बनाता है कि हमें ये कैसे पता लगता है कि इतने पुराने ज़माने में या इतने साल पहले कोई चीज़ कैसे हुई थी. ठीक है. Yesterday, you could listen to radio, watch television, and read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? देखिए, कल परसों या पिछले साल जो हुआ था वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू या आजकल तो इंटरनेट है इसके थ्रू पता लगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगता है कि जो चीज़ बहुत पहले हुई थी सालों सालों पहले वो कैसे हुई थी. जैसे कि जब अशोका किंग थे वो तो 1000 साल पहले किंग थे, तो हमें कैसे पता कि उस वक्त चीज़ें कैसे हुई थी. ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बारे में बात करता है. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं. लुक, वी कैन नो एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट एवरी थिंग अबाउट द पास्ट. ठीक है, जैसे कि वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स कि जब जो हंटर्स थे वो कैसे रहते थे. ठीक है, प्रीस्ट कैसे रहते थे, हर्ड्समैन कैसे रहते थे, हम लोग ये चीज़ें पता लगा सकते हैं. प्रीस्ट कैसे रहते थे, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशियन, म्यूजिशियन, और ये सब हम कैसे पता लगा सकते हैं. ये सब हम पता लगाते हैं कुछ मेथड्स होते हैं या फिर जो एक्सकवेशन साइट्स होती हैं जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह की खुदाई वगैरह चलती रहती हैं, वो इन्हीं चीज़ों के लिए चलती रहती हैं. ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. तो चलिए अभी नर्मदा देखते हैं कि नर्मदा कहाँ है. ये रहा हमारा मैप. अब नर्मदा को ज़रा पॉइंट आउट करते हैं नर्मदा रिवर कहाँ है. ठीक है, तो नर्मदा रिवर है हमारी ये. दिस इज़ नर्मदा रिवर. ओहो, मैंने तो नर्मदा रिवर को ही कवर कर दिया. रुकिए पहले इरेज कर लेते हैं इसे. ठीक है, नर्मदा रिवर है ये है नर्मदा रिवर. ठीक है, और अभी ये विद्यान रेंजेस को भी सर्कल करने को कहेगा तो ये है विद्या रेंजेस. नर्मदा के लेफ़्ट में जो है वेस्ट में वो है विद्या रेंजेस. ओके, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसने हमें नर्मदा रिवर को देखने को क्यों कहा. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, पहले क्या होता था देखिए, क्योंकि पानी की सप्लाई तो ऐसे घरों में तो होती नहीं थी जैसे आजकल होती है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग रिवर के अराउंड सराउंड कर लेते थे, वहाँ पे सिचुएट हो जाते थे. और जो सबसे पहले जो लोग रहते थे ना उन्हें हम कहते थे गैदरर्स. दैट मीन्स द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड वर कॉल्ड गैदरर्स. They knew about the vast wealth of the plants in the surroundings, forest, and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. जो animal hunt करते थे उन्हें हम कहते थे hunter gatherers because they used to gather food through hunting. Okay. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. ओके, तो चलिए अब सुलेमान और कीर्थार हिल्स को एक बार देख लेते हैं कहाँ पर हैं. नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में. तो ये रहे आपकी सुलेमान और कीर्थार हिल्स. ठीक है, ये है. अभी ये फिर गारो हिल्स को भी कहेगा. गारो हिल्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है. ये हैं हमारे गारो हिल्स. ठीक है, तो हमने मार्क क्या करा था, एक विंध्याज रेंज करी थी, एक नर्मदा रिवर करी थी, एक हमारा हुआ गारो हिल्स और ये है कीर्थार एंड सुलेमान रेंज. ठीक है, ये माउंटेन रेंज है हमारी. ओके, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago are located here. तो ये जो सुलेमान और कीर्थार रेंज है ना, यहाँ पर ही लोगों ने, औरतों ने और लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ली ये दो चीज़ें उगानी शुरू करी थी.
और ये शीप, गोट और कैटल ये भी पालने शुरू करे थे, ठीक है। और हमने ये विंध्यांस और नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स तो अपने एनसर्कल कर ही लिए हैं। ओके, नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? देखिए मैं बताती हूँ आपको। ट्रिब्यूटरीज ना, दे आर स्मॉल। सपोज करिए एक बड़ी रिवर है, ठीक है। अब इसके पास से इधर उधर से जो छोटी छोटी रिवर आके इसमें मिक्स हो जाती हैं ना, ये इस मेन रिवर की, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी ट्रिब्यूटरीज। अब ये कह रहे हैं कि मार्क करो यहाँ पर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो देखिए सबसे पहले तो आप इंडस देखिए, ये है रिवर इंडस, ओके। और ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये हैं आपके इंडस की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of these rivers, ठीक है। हम ये याद रखेंगे कि इन्हीं रिवर्स के बैंक पे सिटी फ्लॉरिश होनी शुरू हुई थी। लेटर अबाउट 2005 years ago, cities develop on the bank of गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। तो मतलब कि धीरे 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 लोग बसने शुरू हो गए थे। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? सोन। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन अभी आपको इस बुक के हिसाब से यही याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो गंगा के आसपास जो रिवर थी ना, उनके साउथ में जो एरिया था उसको मगध कहते थे। एंड मगध वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, और वहाँ पे सबसे पहले बहुत बड़े बड़े राजाओं का राज हुआ है, ठीक है। अभी अगले पैराग्राफ में बता रहा है कि पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। देखिए एक तो आप होती हैं आपकी कंट्रीज़, और फिर होते हैं आपके सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट होते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, जैसे अफ्रीका से एशिया, एशिया से नॉर्थ यूरोप, ठीक है, या फिर अफ्रीका से नॉर्थ यूरोप या साउथ अमेरिका, ऐसे, ठीक है। तो लोग पहले के ज़माने में भी क्या थे कि ट्रैवल करते थे। अगर आपको पता हो तो हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी इंडो ग्रीक ने रूल किया है, जो लोग ग्रीस से आए थे, ठीक है। इरानियंस ने रूल करा है, ठीक है। जो इंडियंस नहीं थे, जो बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट के नहीं थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर रूल किया है। तो पीपल यूज टू ट्रैवल। कुछ लोगों को तब ट्रैवलिंग का शौक होता था, इसलिए करते थे। कुछ लोग बिजनेस करते थे, जैसे कि जो चीज़ें सपोज करिए इजिप्ट में नहीं मिलती, इंडिया में मिलती हैं, उसका ट्रेड होता था, तो उन्हें मर्चेंट कहते थे। तो वो चीज़ लेके आते जाते थे। या फिर कहीं पे जैसे सपोज करिए आप रिवर के किनारे रह रहे हैं, वहाँ फ्लड्स आ गए, आपके घर वगैरह टूट गए और वहाँ पे पूरे में फ्लड है, तो आप किसी सुटेबल दूसरी जगह जाके सिचुएट होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी, ऐसे करके लोग ट्रैवल करते थे। और पहले ट्रैवलिंग करना आज के टाइम जितना आसान नहीं होता था, अब तो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं। पहले तो लोगों को रिवर्स, माउंटेन्स ये सब खुद पैदल या अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ क्रॉस करना होता था, ठीक है। अब इस मूवमेंट के साथ एक फ़ायदा हुआ, वो ये फ़ायदा हुआ कि सपोज़ करिए कि जैसे लोग ग्रीस से आए, ठीक है, ग्रीस से आए, वहाँ पे कोई बहुत अच्छी आर्ट फॉर्म है, वो अपने साथ लेके आए, वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे, वो यहाँ भी प्रैक्टिस करने लगे, तो इंडियन कल्चर में वो जो है इंक्लूड हो गई, वो इन्वॉल्व हो गई। तो इस तरह से हमारा कल्चर भी एनरिच होता गया। अपना ही इतना अच्छा कल्चर था, उसके साथ उनका भी ऐड होता गया। नाउ नेम ऑफ द लैंड, जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया को दो तीन, जैसे हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो इंडिया नेम कहाँ से आया? इंडिया आया इंदस से, रिवर इंदस के नाम से इंडिया नेम आया। और इंदस कहाँ से आया? इंदस आया सिंधु। इंडस रिवर को संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। तो सबसे पहले आया सिंधु, ठीक है, जो हम संस्कृत में कहते हैं। सिंधु से बना इंदु, इंडस, ठीक है, और इंडस से बना आपका इंडिया, ठीक है। The Iranians and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India, ठीक है। तो वो जो रिवर थी, इरानियंस और ग्रीक जो थे ना, उन्होंने उस रिवर को तो हिंडोस या इंडोस का नाम दे दिया, और जो ईस्ट, उस रिवर से जो ईस्ट का एरिया था उसे इंडिया कहा, ठीक है। और ये जो नेम भारत है ना, इट वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड आर ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा अगर आपको पता हो तो इट इज़ द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत,
ओके, ये संस्कृत की सबसे पहली कॉम्पोजिशन है, ये याद रखेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ दिस इज सेइंग फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हमें अपने पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है. हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है अलग अलग चीज़ों से, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है, MANU, जिसका मतलब होता है कि खुद लिखना. ठीक है, मीनिंग हैंड, हाथ होता है इसका मीनिंग. ठीक है, तो पहले क्या होता था, या तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, या फिर एक क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है, मतलब बार्क जो है ना ट्री का एक स्पेशल पार्ट होता है, बार्क ऑफ द ट्री, उसे हम बिर्च कहते हैं, BIRCH. और ये हिमालयाज़ में ही ग्रो होता है. ठीक है, ये हिमालयाज़ में ये पेड़ होता था. ठीक है, तो उस पे लिखा जाता था. ठीक है, अगर पूछा जाए कि कैसे पता चलता है हमें अब अपने पास्ट के बारे में, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से. मैन्यूस्क्रिप्ट किस किस चीज़ पे लिखी जाती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट या तो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, या फिर वो लिखी जाती थी प्रिपेयर करी जाती थी बार्क ऑफ अ ट्री कॉल्ड एज बिर्च. और वो कहाँ ग्रो होता था वो ट्री? हिमालयाज़ में. ठीक है, अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता था, क्योंकि वो हल्के मटेरियल पे लिखी जाती थी, तो हज़ारों साल पहले से चली आई थी, तो बस कुछ ही बची हैं. मोस्टली इंसेक्ट ने खा ली, या फिर फट गई, आंधी तूफान आए, उनमें गायब हो गई. ठीक है, मोस्टली वो जो पुराने टेम्पल्स हैं ना, उनमें जो बची हुई हैं, या फिर जो प्रिजर्व्ड रह गई, वो बच गई. अब मोस्टली क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा आयरॉनिकली जो सबसे सॉलिड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे इंटैक्ट है वो है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है इंस्क्रिप्ट करना, किसी भी हार्ड सरफेस पे लिख देना. अब आप किसी पत्थर पे रगड़ के बिल्कुल लिख देंगे तो मिटेगा थोड़ी. ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है. अब देखिए, ये सब जो है ना, हमें एक एंगल से पता चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी नॉर्मल लोग हैं. हम अपना जो रोज़ काम करते हैं वो बड़े बड़े बोर्ड्स पे तो लिखवाते नहीं हैं. तो हमें इन सब चीज़ों के थ्रू सिर्फ राजा रानियों वगैरह के बारे में ही पता चलता है. ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ थी लोगों की, जो नॉर्मल लोग थे, उनके बारे में थोड़ा कम पता चलता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ये इंस्क्रिप्शन कांधार अफ़गानिस्तान में था. ठीक है, और ये अशोका, जो हमारे मगध के मौर्य एम्पायर के जो राजा थे अशोक, उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था. और ये किस लैंग्वेज में लिखवाया गया है? ग्रीक और आर्मेनिक, क्योंकि अफ़गानिस्तान रीजन में उस वक्त ये ग्रीक और आर्मेनिक लोग रहते थे, और वहाँ पे यही लैंग्वेज जो है वो प्रथा में थी. इस वजह से ये इंस्क्रिप्शन जो है ग्रीक और आर्मेनिक में लिखवाया गया है. ठीक है, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट. अब देखिए, जो पास्ट में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, लिखी गई हैं, उनकी पढ़ाई जो लोग करते हैं ना, उनके बारे में जो पढ़ते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. क्या कहते हैं हम उन लोगों को? आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, वो बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो एक्सकवेशन के बारे में पढ़ते हैं, उस एक्सकवेशन से क्या क्या निकला वो उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, दे इवन लुक फॉर द बोन ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स दैट आर फाउंड. क्योंकि उसके थ्रू ये पता चलता है कि वो लोग उस टाइम पे खाते क्या थे, उनकी बॉडी में किस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा पाई जाती थी. ठीक है, तो जो भी इंसान पास्ट के बारे में और पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. तो हम याद रखेंगे. ठीक है, ओके. Historian, that is scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscript, inscription and archaeology. कभी भी देखिएगा कि अगर हम कोई फैक्ट स्टेट कर रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो हमें, जैसे अभी हमने उस इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो हमने सोर्स मेंशन करी कि ये सोर्स है इंस्क्रिप्शन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें इस इंस्क्रिप्शन में मिली है जो कि कांधार में है, और वो राजा अशोका ने बनवाया था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है. ठीक है, तो हिस्टोरियंस जब भी पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो रेफ़र कर देते हैं कि ये सोर्स है, या हमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी. ठीक है, हमें इस मैन्यूस्क्रिप्ट से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो गई? वो इन्फॉर्मेशन की सोर्स हो गई. ठीक है, वन पास्ट और मैनी. अब इसका मतलब ये हुआ, सपोज़ करिए कि हम वो इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, हम वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है,
तो हमें तो सिर्फ एक इंसान का पर्सपेक्टिव दिख रहा है ना, हमें एक इंसान के लाइफस्टाइल के बारे में, जो राजा थे, रानी थे, ठीक है, किंगडम के बारे में पता चल रहा है। जो नॉर्मल लाइफ थी, जो नॉर्मल लाइफ के लोग थे, उनके बारे में हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि सब ने तो अपने बारे में, अब सपोज़ करिए जैसे इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये बड़ी बड़े हमने मंदिर बनवाए हैं, बड़े बड़े हमने मस्जिद बनवाए हैं, ये सब सपोज़ करिए कि ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो गई, इनमें से कुछ जो चीज़ बचेगी, ठीक है, तो वो इन्हीं को देख के तो पता करेंगे कि अच्छा उस टाइम पे ये मंदिर बना होगा, लोग इस तरीके से रहते होंगे। लेकिन जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम नॉर्मल लोगों की लाइफ है, उसका तो कोई लिखने का बेस नहीं है ना, हम नहीं लिख रहे। तो इस चैप्टर में इसीलिए वन पास्ट और मैनी कहा गया है। इस बुक का जो टाइटल है वो है आवर पास्ट, मतलब कि सिर्फ एक पास्ट नहीं था, कोई एक पास्ट नहीं था, लोगों की पैरेलल में अपनी अपनी लाइफ थी, ठीक है। सो we have put the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different group of people. सबका past जो था, सबकी जो एक्टिविटीज़ थी उस टाइम पे वो अलग थी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आज ले लेते हैं, हम जो शहर के लोग हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं, हम जाते हैं मार्केट से खाना ले आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। पर अगर आप जो ट्राइब्स हैं, जो जैसे कि अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, इनफैक्ट जो मेन स्ट्रीम इंडिया में भी जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम लैंड में रहती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो ट्राइब रहती हैं, ठीक है, वो लोग क्या हैं, वो लोग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो जंगलों से खुद अपना खाना लाते हैं, खुद अपना नदियों से पानी लाते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ दैट दे प्रेफर, ठीक है। तो उनका सिर्फ हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है ना, एग्जिस्टेंस तो उसका भी है। सो इट इज़ आवर कलेक्टिव प्रेजेंस, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे तो दे विल बिकम आर पास्ट, ठीक है। वॉट डू डेट्स मीन? अब देखिए डेट का मतलब क्या होता है। सपोज़ करिए कि आज आप बोलो कि आज है 8 मार्च 2021, ठीक है, आज है 8 मार्च 2021। तो ये जो 2021 है ना, इसका मतलब है जीसस क्रिस्ट के 2021 ईयर्स बाद, ठीक है, ओके। और जो 2020 तो और जो उनके बाद की जो डेट्स हैं ना, उसको हम कहते हैं एनो डोमिनो, एडी। और जो उनसे पहले जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। जो क्रिस्ट का ईयर था वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। और जीसस क्रिस्ट कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो जब हम रेफर करते हैं 2000 या 2020, इट मीन्स आफ्टर 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। हम आज 2021 में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के 2021 साल बाद जो है आज यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि आप जो है आपकी डेट्स असाइन किसके बर्थ के ऊपर की गई हैं, तो हमारी जो डेट्स असाइन की गई हैं वो करी गई हैं जीसस क्रिस्ट के बर्थ के ऊपर, ठीक है। जीसस क्रिस्ट की बर्थ के बाद वाले टाइम को हम कहते हैं एडी, एनो डोमिनो। और उनसे पहले के टाइम को हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ओके। आई होप यू पीपल लाइक द लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।